मैं अशोक त्यागी पॉलिटिकल क्लासेस में आज पहले टॉपिक का दूसरा भाग लेकर आया हूं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था शॉक थेरेपी के बारे में। आज हम जानेंगे शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी के परिणाम। दोनों क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछे गए हैं कि शॉक थेरेपी किसे कहते हैं, शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हैं, या शॉक थेरेपी के बाद पूर्व सोवियत संघ के देशों की अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में आज विस्तार से जानेंगे। शॉक थेरेपी की क्या परिणतियां हुई। 3 क्वेश्चन आपके लिए इसी से बन सकते हैं। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के परिणाम क्या है, या शॉक थेरेपी की क्या परिणतियां हुई। सबसे पहले हम जानेंगे शॉक थेरेपी क्या है। तो देखिए, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, मुद्रा कोष के द्वारा पूर्व सोवियत संघ में, इसमें पूर्व सोवियत संघ में, पूर्व सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर, साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था लाने के लिए, जो खास मॉडल अपनाया गया था, उसको क्या कहते हैं? उसे शॉक थेरेपी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी। इसको आघात पहुंचाकर उपचार करने की भी नीति कहते हैं। इसे आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति भी कहा जाता है। क्या हुआ था? आघात पहुंचाकर उपचार करने की नीति भी कहते हैं। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा पूर्व सोवियत संघ के देशों में पूरी तरीके से साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था लाने के लिए, अर्थात हम कह सकते हैं जो समाज का स्वामित्व था उसके स्थान पर निजी स्वामित्व लाने के लिए जो एक खास मॉडल अपनाया गया था, जिसको आघात पहुंचाकर उपचार करने की भी नीति कहते हैं। इससे पूर्व सोवियत संघ के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तहस नहस करके पूंजीवादी मॉडल शुरू किया गया था, जिसको आप कह सकते हैं शॉक थेरेपी। तो सबसे पहले हमने समझा शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी के बाद अगला हमारा इसी प्रश्न का दूसरा जो आंसर रहेगा, इसके परिणाम, यानी शॉक थेरेपी के बाद विश्व राजनीति में क्या बदलाव आए, पूर्व सोवियत संघ के देशों में क्या बदलाव देखने को मिला, शॉक थेरेपी से क्या क्या परिणतियां हुई, वो जानेंगे आप। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। देखिए, आप देखते हो कि खास मॉडल अपनाया था। इसका पहला परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ के सभी उद्योग धंधे निजी हाथों में सौंप दिए गए।
सभी जो उद्योग धंधे थे, उनको किसके हाथों में सौंप दिया गया? उनको हम बात कर सकते हैं निजी हाथों में सौंप दिया गया। निजी हाथों में सौंप दिया गया। पहली चीज। दूसरा क्या होता है शॉक थेरेपी से? दूसरा क्या परिणाम परिणतियां देखने को आते हैं? पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या हो जाती है? तहस नहस हो जाती है। जो पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है? तहस नहस हो जाती है। क्योंकि जो अर्थव्यवस्था अमेरिकी अर्थव्यवस्था को टक्कर देने वाली थी वह पूरी तरीके से शॉक थेरेपी के कारण अस्त व्यस्त तहस नहस हो जाती है। देखिए शॉक थेरेपी का तीसरा परिणाम क्या होता है? इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा गया था। इसे इतिहास की क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी गराज सेल। सबसे बड़ी गराज सेल कहते हैं, या आप कह सकते हो गैराज सेल भी कह सकते हो आपसे। तो क्या हुआ था, जो करोड़ों के उद्योग धंधे थे उनको शॉक थेरेपी के नाम पर, बदलाव के नाम पर कौड़ियों के भाव में बेच दिया गया, जिसके कारण इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल की भी संज्ञा दी गई। और क्या परिणाम होता है? रूसी मुद्रा, रूसी जो मुद्रा थी रूबल में आता है नाटकीय गिरावट। रूसी मुद्रा रूबल में नाटकीय क्या होती है? गिरावट होती है। यानी जो विश्व स्तर पर डॉलर का मुकाबला करने वाली रूसी मुद्रा रूबल की क्रय शक्ति में अचानक बड़ी तेजी के साथ कमी आती है, क्रय शक्ति अपनी कमजोर हो जाती है। इसके बाद पांचवा जो बदलाव आता है शॉक थेरेपी के बाद, पांचवा आता है बहुत सी बैंकें क्या हो जाती हैं? बैंकों का दिवालियापन। बहुत सी बैंकें दिवालिया हो जाती हैं, अर्थात उनके पास देनदारियों को देने के लिए पैसा नहीं बचता है। जो बैंकें दुनिया भर को कर्ज दिया करती थी वो शॉक थेरेपी के कारण वो दिवाली हो जाती हैं, उनकी धन देने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसके बाद और क्या होता है शॉक थेरेपी के कारण? हम कह सकते हैं और भी कई होते हैं। चारों तरफ गरीबी हो जाती है। लोग जो सरकारी सुविधाओं पर निर्भर थे वो सरकारी सुविधाएं बंद कर दी जाती हैं शॉक थेरेपी के नाम पर। चारों तरफ गरीबी हो जाती है। तो शॉक थेरेपी के हमें कई परिणाम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उद्योग धंधों को निजी हाथों में सौंप दिया जाता है। सार्वजनिक प्रणाली नष्ट हो जाती है। अगर इसी को पॉइंट बना लें आप, तो सार्वजनिक जो प्रणाली थी वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। सार्वजनिक जो प्रणाली थी वो नष्ट हो जाती है। सार्वजनिक प्रणाली क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। अगर दूसरी बात करें तो पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है। बदलाव के नाम पर पूरी अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद बड़े बड़े उद्योग धंधों को कौड़ियों के भाव में बेच दिया जाता है, इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा गया है। इसी के साथ रूस की जो मुद्रा रूबल थी उसमें नाटकीय गिरावट होती है। रूस के अधिकांश बैंकें दिवालिया हो जाती हैं। अधिकांश देशों की जो मुद्रा है वो उनमें गिरावट आती है। साथ ही जो सरकारी सहायता प्राप्त लोग थे, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ ले रहे थे, वो लोग गरीबी के दौर से गुजरने लगते हैं। तो हमारा शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी के परिणाम बहुत बढ़िया छपने वाला प्रश्न है। ये आपकी जो पॉलिटिकल की क्लास है 100 नंबर की क्लास चल रही है। 100 में से 100 आने वाली क्लास है। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका एक भी। आप विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को भी देख सकते हैं।
जितने भी प्रश्न यहाँ लिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उन्हीं में से अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद अगला क्या क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, हमने पहले भी चर्चा की थी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद संघर्ष और तनाव का भी जन्म हुआ था। तो आप देखेंगे सोवियत संघ के विघटन से क्या हुआ था, संघर्ष और तनाव का जन्म हुआ था। तो आप देखेंगे कि चेचन्या, दागिस्तान, अन्य देशों में खूनी संघर्ष चला, रूस के द्वारा सैन्य कार्रवाई की गई, बम वर्षा की गई, जिसकी विश्व स्तर पर आलोचना भी की गई, और बहुत से देश गृह युद्ध की चपेट में भी रहे। इसके बाद जो अगला जो बड़े अच्छा प्रश्न रहेगा बोर्ड के हिसाब से, वो क्वेश्चन रहेगा भारत और रूस के संबंध। क्वेश्चन रहेगा भारत और रूस, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ के जो प्रमुख देश था वो था रूस। तो भारत और रूस के संबंधों की अगर हम बात करें, या पूर्व सोवियत संघ के साथ कैसे हमारे संबंध थे, अगर इनको जानना है तो संबंधों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किस तरीके से संबंध रहे हैं भारत और रूस के। तो भारत और रूस के संबंधों को जानने के प्रमुख कारण हैं 4। उत्तर आप कैसे लिखेंगे वो समझेंगे। ये क्वेश्चन रहेगा कि भारत और रूस के संबंधों को समझाइए, या भारत और पूर्व सोवियत संघ के देशों के साथ भारत के क्या संबंध हैं, या भारत और रूस की निकटता के प्रमुख कारण क्या हैं। तो इसका आपको उत्तर लिखना है। भारत और सोवियत संघ के संबंधों के को हम 4 आधारों पर समझ सकते हैं। नंबर 1, आर्थिक आधार पर। दूसरी हम बात करें राजनीतिक आधार पर। तीसरी अगर हम बात करें सांस्कृतिक आधार पर। अगर चौथा हम बात करें तो सैन्य आधार पर। किसके आधार पर? सैन्य आधार पर। यानी भारत और पूर्व सोवियत संघ या रूस के साथ हमारे जो संबंध है, उन संबंधों को हम आप 4 आधार पर समझ सकते हैं। तो भारत और रूस के संबंध आए तो आप बताने हैं, भारत और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध है, और घनिष्ठता के संबंधों को हम 4 आधार पर समझ सकते हैं। नंबर 1, आर्थिक आधार। जब कोई भी देश हमें आर्थिक सहायता नहीं दे रहा था, उस समय रूस के द्वारा हमें आर्थिक सहायता दी गई। कश्मीर मुद्दे पर अगर राजनीतिक में आप लिखेंगे तो कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ देने वाला एकमात्र जो देश था वो रूस था। विश्व मंच पर जब भी हम कश्मीर मुद्दे को उठाते थे तो रूस हमारा समर्थन करता था। आप देख सकते हो भारतीय फिल्मों की जो धूम रूस में मची हुई है, तो उसका भी, क्योंकि सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी रूस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब कोई भी देश हमें सैन्य साजो सामान नहीं देने वाला था, उस समय हमारे मित्र रूस ने हमें सैन्य साजो सामान मुहैया कराया था। तो भारत और रूस के संबंध घनिष्ठ रहे हैं। बार बार कई द्विपक्षीय 80 समझौते हुए हैं। और भी अगर हम भारत और रूस के संबंधों को समझ सकते हैं तो भारत और रूस के संबंधों की निकटता के कारण देख सकते हैं। तो भारत और रूस से निकट क्यों है, तो देख सकते हो सैन्य के आधार पर, क्योंकि सैन्य साजो सामान रूस ने दिया था, तो इसके आधार पर भी हम निकटता रखते हैं रूस के साथ। हमारे कई जो अंतरिक्ष अभियान हैं, उन अंतरिक्ष अभियानों को सुपरक्रोनिक जो जहाज देने का कार्य किया है वो रूस ने किया है। हमारी कई जो परियोजना हैं, उन परियोजनाओं में भी रूस का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत और रूस अत्यंत निकट है। रूस भी भारत के साथ मित्रता चाहता है। उसका भी कई कारण है, क्योंकि
रूस के लिए भारत सबसे बड़ा सैन्य सामग्री खरीदने वाला देश है। दूसरा, अगर हम बात करें तो तेल आयातक देशों में भारत प्रमुख देश है, तो इससे रूस भी भारत के साथ निकटता रखता है। इसी के साथ जो हमारा पहला अध्याय था, दो ध्रुवीय विश्व का अंत, उसका पूर्ण समापन होता है। जितना भी आपको पढ़ा दिया है उसी में से इस अध्याय में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो पाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल साइंस के अध्याय पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बार बार बेल आइकन को दबाते रहें और वीडियो देखते रहें।